हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पे स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस की एक प्यारे से पार्ट फिजिक्स का। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे थे उन सभी क्वेश्चनों को भी हमने देखा था। आज की क्लास में प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला या हम बोल दें यू वी व एफ में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ये दर्पण सूत्र क्या होता है क्या नहीं होता है उसको हम जानेंगे। यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है याद रहे, ये जो दर्पण सूत्र होता है प्यारे बच्चों इस पे सवाल, इस पे जो न्यूमेरिकल होता है वो आपके एग्जाम में जरूर आता है। प्यारे बच्चों ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र का, किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। उसके लिए पहले हमने चित्र बना के रखा है जिससे आपके टाइम की बचत हो जाए प्यारे बच्चों और आपका टाइम का लॉस ना हो, इसलिए मैंने पहले बना के रखा है। अब क्या होता है ध्यान से देखना, यहाँ कोई वस्तु होती है, यहाँ कोई वस्तु होती है ए बी जो कि किस पे रखी जाती है, मुख्य अक्ष पर। कहाँ रखी जाती, वक्रता केंद्र के पीछे। कोई एक वस्तु ए बी है जो कि वक्रता केंद्र के पीछे रखा गया। अब यहां से दो प्रकाश किरणें निकलने वाली है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी, जो हरे कलर की प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है प्यारे बच्चों। तो दर्पण से जैसे ही टकराएगी वो कहां से ऊपर लौटती है, मुख्य फोकस से ऊपर लौटती है। और प्यारे बच्चों एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर निकली है, अब ये जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। हमने पिछला वाला क्लास पढ़ा था, हमने वहां देखा था कि ये दोनों किरणें जहां काटने वाली हैं वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब बताओ इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहाँ बना कि नहीं बना, बना ना। अब आप देखो जब ये प्रतिबिंब बन गया तो हमने रचना किया। रचना में क्या किया प्यारे बच्चों, यहां से एक लंब डाला, वो लंब का नाम यमयन है। तो रचना में हमने लिख दी है मेरे प्यारे बच्चों कि हमने यमयन एक क्या खींचा, लंब खींचा। उसके बाद हमने दो नहीं चार त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों। पहले ये दो त्रिभुज सॉल्व करेंगे, फिर ये दो त्रिभुज सॉल्व करेंगे। इन दोनों त्रिभुज को सॉल्व करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो देखिएगा बहुत अच्छा आने वाला है। तो अब आप बताओ, तो इसको हम अगर आपको सर्वांग सम दिखाएं तो आप कैसे कहोगे। तो ध्यान से देखना, इसको पहले लिख रहे हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी तथा अगला त्रिभुज है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखिए जो कोण ए है प्यारे बच्चों वो कोण ए डैश के बराबर है ना। क्यों बराबर, क्योंकि समकोण है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहां नोट करने वाले प्यारे बच्चों कि जो कोण ए है वो कोण ए डैश की क्या है, बराबर है। तो लिख रहे हैं कोण ए बराबर कोण ए डैश। क्यों बराबर है भाई, क्यों बराबर है, क्योंकि ये कोण क्या है, 90 अंश के हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम देख रहे होंगे तो इस वाले कोण का नाम अगर मैं एक रख दूं और इस वाले कोण का नाम दो रख दूं तो एक और दो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसे हम कहेंगे शीर्षा विमुख कोण। तो कोण एक बराबर कोण दो, क्यों बराबर है भैया, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। ठीक, फिर से एक बार ध्यान से देख लो, फिर से एक बार आप ध्यान से देख लो मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा, ये जो कोण एक है वो कोण दो के क्या होने वाला, बराबर होने वाला, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है प्यारे बच्चों। अब अगर हम कह सकते हैं कि अगर त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, एक को यहाँ प्यारी सी एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं कि भैया आप इधर अलग हो जाओ। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब हम क्या कह रहे हैं कि कौन सा नियम लगाएंगे, कोण 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 ए ना। तो ए सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया, देखिए ए। ठीक, कोण कोण, ठीक, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। ध्यान से देखना, दोनों त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी।
अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है प्यारे बच्चों, तो सर्वांग सम का रूल कहता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सर्वांग समता का रूल कहता है कि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। जैसे जो बच्चे मैथ लिए हैं उनको तो ये बातें समझ में आता है, जो बच्चे आर्ट ले लेते हैं जैसे कि वो मैथ नहीं ले पाते, तो उनको ये बातें कैसे समझ में आए कि भैया सर्वांग समता का नियम क्या कहता है। तो यार उनको याद रखना पड़ेगा कि भाई साहब कि अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये वाला भुजा का अनुपात इसके बराबर और ये वाला भुजा का अनुपात इसके बराबर, ठीक ऐसा कुछ। तो सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा बताओ। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C सर्वांग सम है, तो यहाँ लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों AB बटे क्या लिखा जा सकता है, AB बटे इधर वाली भुजा कौन हो जाएगी, A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे A डैश C, AC बटे A डैश C। ये बन गया समीकरण नंबर 1। याद रहे ये वाला बात सर्वांग समता रूल कहता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हमने ये पॉइंट ये लाइन यहाँ पर लिखा है। अब हम इसी प्रकार बात करने वाले प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जो हमारा अगला वाला त्रिभुज है वो भी सर्वांग सम होगा। सेम यही वहां रीजन होगा, सेम यही कारण होगा कि वो भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे जो ऊपर आपने कारण दिया है। तो देखना इसी कारण जो त्रिभुज यम एन एफ है और A डैश B डैश एफ है वो भी सर्वांग सम होगा। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला दूसरा त्रिभुज ये वाला है, ठीक ये वाला। अब आप देखो यहां पर भी ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यम एन एफ और A डैश B डैश एफ सर्वांग सम है। इसी प्रकार त्रिभुज यम एन एफ क्या, त्रिभुज यम एन एफ सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज A डैश B डैश एफ। बोलो यहां तक अगर आपकी बात क्लियर है तो कोई बात ही नहीं है, यहां तक अगर आपकी बात क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है प्यारे बच्चों। सेम जैसे ये सर्वांग सम वैसे ये भी सर्वांग सम। अच्छा जब सर्वांग सम है तो सर्वांग सम का वहां रूल लगाओगे। सर्वांग सम का रूल कहता है कि भैया इनकी भुजा का अनुपात इसके बराबर होगा। तो भैया सर्वांग समता का रूल क्या कहता है, तो लिखो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। तो यहां पर लगा रहे हो तो यमयन क्या मिलने वाला है, यमयन बटे क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों, A डैश B डैश, यमयन बटे A डैश B डैश बराबर, फिर से इधर से आधार ले रहे हो तो आधार कौन है NF, आधार कौन है प्यारे बच्चों NF बटे क्या हो जाएगा A डैश F, ठीक NF बटे A डैश क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें प्यारे बच्चों, यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये यमयन बटे A डैश B डैश कैसे हमने लिखा, इधर का लंब है तो इधर का भी लंब है, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ये सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो संगत भुजाएं यमयन और AB है, A डैश B डैश है, यफन और A डैश F है, तो उनका अनुपात आपस में क्या होने वाला, बराबर होने वाला। फिर बच्चों अगर हम देखें कि जो ये MN है, जो ये यमयन है, ये AB के क्या है, बराबर है, तो ये चित्र से पता चल रहा है कि जो यमयन है वो किसके बराबर है, AB के। तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ नोट कर देते हैं कि चित्र से हमने देखा कि चित्र से हमको पता चला कि जो यमयन है वहां हम AB रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं भैया, AB रख सकते हैं। तो बताओ जहां यमयन है यहाँ पर क्या आने वाला है, AB आ जाएगा, तो यमयन के प्लेस पे AB आ जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, A डैश और B डैश हो जाएगा। अब पूरे इधर का आ जाएगा NF बटे क्या आ जाएगा, A डैश F। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे रीजन दे देते हैं प्यारे बच्चों कि जो दर्पण है वो अत्यंत छोटा है। यदि दर्पण अत्यंत क्या हो, छोटा हो, यदि दर्पण अत्यंत छोटा हो, ध्यान से देखिएगा, यदि दर्पण अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि दर्पण क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तब क्या हो जाएगा, हमने इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि अगर दर्पण अत्यंत छोटा होता है तो जो ये यन होता है वो P के पास पहुंच जाता है, तो जो यन होगा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, P के। अब आप बताओ जहां यन है वहां हम P रख लेंगे, तो यही यन तो है, यही P रखना है बस। तो AB बटे क्या आ जाएगा, A डैश और B डैश
इधर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पी एफ बटे ए डैश एफ। समीकरण नंबर का हो गया 2। अब आप देखो 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 को देखो तो ये वाले पक्ष इसके बराबर हैं, ये वाले पक्ष इसके बराबर हैं, तो ये वाला पक्ष भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलने वाले प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लेना, ये वाला पक्ष इसके बराबर है तो ये वाला पक्ष भी इसके बराबर होगा। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, समीकरण 1 व 2 से, कहां से, समीकरण 1 व 2 से क्या पॉइंट लिख रहे हैं वो बात ध्यान से देखना। समीकरण 1 और 2 का जो पक्ष था वो एक पक्ष बराबर था, LHS बराबर था, RHS भी बराबर होगा। तो देख लेना AC बटे ए डैश सी है, PF बटे ए डैश एफ है, AC बटे क्या आ जाएगा ए डैश सी बराबर आ जाएगा PF बटे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, PF बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ। ये बन गया समीकरण नंबर 4। 3 तक बनाए, 2 तक बनाए थे ना, हाँ, तो ये आ गए समीकरण नंबर 3, ये आ गया समीकरण नंबर 3, याद रहे। अब समीकरण नंबर 3 बनाने के बाद हमको चित्र पे चलना पड़ेगा और चित्र को अच्छे से समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और अगर आप चित्र से सारी वैल्यू निकाल लिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आपको अच्छे तरीके से पता भाई साहब कि ये बात आप जानते होंगे कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को हम U से दिखाते हैं। तो यहाँ U से दिखा रहे हैं, आप देखना, दर्पण से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को U से दिखाते हैं। मतलब यहां से वस्तु चाहे जहां हो, चाहे वस्तु यहां होगा, चाहे वस्तु यहां हो, यहाँ हो, चाहे जहां हो, उस दूरी को हम U से दिखाते हैं। फिर दर्पण के ध्रुव से जहां प्रतिबिंब बनता है उसको हम V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भैया, V से। तो हमने ये वाली दूरी V से दिखा के रखा है, ठीक। उसके बाद ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम स्मॉल f से दिखाते हैं, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। बोल रहे हो, देखो यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी, यहां से यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी, और यहां से C तक की दूरी, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेके C की जो दूरी है उसे हम R दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या। अगर ये सारी बातें हम जान रहे हैं, केवल थोड़ा सा यहाँ यूज करना है इसका, तो आओ सारे इन चीजों को यूज करके वहां पर ले चलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां से समझ लेते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा यहां से समझेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। अब देखना हमको क्या क्या करना है। यहां से हमको AC की वैल्यू, ए डैश सी की वैल्यू, PF की वैल्यू और ए डैश एफ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम AC की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, AC की। तो देखना चित्र से सारी वैल्यू निकाली जाएगी और कहीं नहीं, चित्र से ही निकालेंगे, कहीं नहीं भटकना है, चित्र के पास चलो सारे चीज मिलेंगे। अब चित्र से जो AC है, AC ध्यान से देखना, चित्र से जो AC की वैल्यू कितना हो जाएगा, A से लेकर C तक, A से लेकर C तक केवल इतने वैल्यू चाहिए, यहां से यहां तक। तो सोचो आपको क्या करना होगा, हमको ये छोटी दूरी चाहिए और ये दूरी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी दूरी में से, तो यहां से इस वाली दूरी, तो AP माइनस CP, देखो AP में से CP निकाल दो, AP में से CP को निकाल दो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, AP माइनस CP इक्वल टू AC ना। तो ये चीज लिख दे रहा हूं, क्या, जो AC है वो भाई साहब AP माइनस क्या है, CP। अब अगर आगे बात किया जाए, जो AP है उसे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, AP को A से लेके P की दूरी को U दिखाते हैं। देखो A से लेकर P तक की दूरी U है और C से लेके P तक की दूरी R है। एक बात कॉमन है कि सारी दूरियां आपके जो है बाएं तरफ है, ध्रुव के बाएं तरफ है, तो सारी दूरियां हमारी ऋणात्मक होने वाली, इस बात को याद रखना। सारी दूरियां दर्पण के बाएं तरफ है, इसलिए सारी की सारी दूरियां ऋणात्मक होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के साथ रखेंगे। तो AP की वैल्यू का हो जाएगी माइनस U हो जाएगा चिन्ह परिपाटी से, और माइनस यहाँ है, और CP की वैल्यू माइनस R होगा। अब देखना ये आ गए माइनस U, और माइनस का गुना अंदर कर दोगे तो R आ जाएगा, ठीक। तो AC की वैल्यू जो आई, AC की जो वैल्यू आई है वो कितना आया है, माइनस U प्लस R।
ए सी की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी जरूरत है, हमें ए डैश सी की। अगला बात करें ए डैश सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए डैश सी की भी वैल्यू निकालेंगे चित्र से ही। चलो ए डैश सी देखना, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक की, तो यहां से बड़ी दूरी है सीपी और छोटी दूरी है ए डैश पी, तो सीपी माइनस ए डैश पी। देखो आपको ये वाली दूरी चाहिए, तो ये दूरी कैसे मिलेगा, यहां से बड़ी दूरी सीपी है और छोटी दूरी ए डैश पी है, तो सीपी में से ए डैश पी निकाल दो बस। तो आइए क्या आ जाएगा, सीपी माइनस ए डैश पी। अब आप देखो सीपी जो है वो चिन्ह परिपाटी से रख रहे हैं, जो सीपी है प्यारे बच्चों वो माइनस आर है। देखो सीपी की वैल्यू कितनी है, माइनस आर है, और ये माइनस सूत्र में है। ए डैश पी जो है वो v के बराबर है। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी v है, तो ए डैश पी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए डैश पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस v। अब आगे बढ़े तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखना ये माइनस आर है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस v हो जाएगा। ये ए डैश सी की वैल्यू आई। ठीक, अब उसके बाद अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है हमारे पास पी एफ। क्या है प्यारे बच्चों, पी एफ। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक लाइन खींच देते हैं कि भैया हमने इधर ये लाइनें बॉर्डर हो गया। अब देखना पी एफ की वैल्यू बतानी है, पी से लेके एफ तक। तो अगर हम डायग्राम के पास पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि पी एफ यहाँ, देखो पी से लेके एफ की दूरी, तो पी से लेके एफ की दूरी डायरेक्ट दिया है एफ, तो स्मॉल एफ यानी जिसे फोकस दूरी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो माइनस एफ हो जाएगा। एक लास्ट बचा है ए डैश एफ। क्या बचा है प्यारे बच्चों, ए डैश एफ। अब आप देखो ए डैश एफ निकालने के लिए पीछे जाना पड़ेगा भाई साहब। ए डैश एफ यहां दिख रहा है, ये वाली दूरी ये वाली दूरी, तो यहां से बड़ी दूरी है ए डैश पी, छोटी दूरी है एफ पी, तो ए डैश पी माइनस एफ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डैश पी माइनस क्या हो जाएगा, एफ पी। ध्यान से देखना, सारी वैल्यू रखनी बस। अब देखना ए डैश पी की वैल्यू आपके पास माइनस वी था, माइनस वी रख लिया, फिर माइनस एफ पी, एफ से लेकर पी की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ है, तो यहाँ माइनस एफ रख दिए। अब माइनस का गुना अंदर कर दो बस, ये आ गए माइनस वी, माइनस का गुना अंदर किए तो क्या आ गया, प्लस एफ, तो ये आ गया आपके पास ए डैश एफ की वैल्यू। सारे के सारे वैल्यू आपने निकाल लिया है, केवल आपको रखने हैं। तो जरा सा अगर आप हाईलाइट करना चाहो कि हमने वैल्यू कहाँ निकाली है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो कि भैया मैंने यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाली है। किसकी वैल्यू निकाली है, ए सी की। फिर उसके बाद हमको ए डैश सी की जरूरत थी, तो हमने ए डैश सी वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, देख रहे हो, ए डैश सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। ठीक प्यारे बच्चों, आगे फिर उसके बाद पीएफ की जरूरत थी, तो हमने पीएफ वाली वैल्यू यहां से निकाली है, देख रहे हो, ये पीएफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, पीएफ की वैल्यू मिल रही है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई साहब ए डैश एफ की जरूरत थी, तो ए डैश एफ की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखा है। देख लो सारी चीज मैंने हाईलाइट कर दी कि भैया जिससे आपको पता चलता रहे कि हमने ये सारे वैल्यू यहाँ निकाला है। अब ये चारों के चारों मान समीकरण 3 में रख देना है, बाकी आराम से लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या करने वाले हो, देखो ध्यान से देखना, ये सब मान जो चारों मान पाए हो, बस ये सब मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, पता है समीकरण 3 ये है। देखो अब AC की वैल्यू है माइनस यू प्लस आर, तो AC के प्लेस पे माइनस यू प्लस आर पुट कर देंगे। चलो ए डैश सी की वैल्यू है माइनस आर प्लस वी, ठीक, इक्वल टू पीएफ की वैल्यू है माइनस एफ, और ए डैश एफ की वैल्यू है माइनस वी प्लस एफ। अब देखना, अब हम तिर्यक गुना करेंगे, इनका गुना यहां, इनका गुना यहां करेंगे, तो देखना आराम से गुना करना, गलती न हो चिन्ह में।
माइनस यू का गुना माइनस वी से करोगे तो प्लस यू वी हो जाएगा, क्योंकि माइनस यू और माइनस वी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइनस यू का गुना जब आप एफ से करोगे तो माइनस यू एफ पाओगे। फिर आर का गुना वी से करोगे तो माइनस आर वी पाओगे। आर का गुना एफ से करोगे तो फिर आर एफ पाओगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बराबर लगाए, माइनस एफ का गुना माइनस आर से करोगे तो प्लस आर एफ पाओगे। v का गुना एफ से करोगे तो माइनस वी एफ पाओगे। अब देखना, सेम पक्ष आर एफ और आर एफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इधर बच रहा है यू बी माइनस यू एफ माइनस आर वी इक्वल टू माइनस वी एफ। अब अगर आपने शुरू में देखा होगा दर्पण के सूत्र में आर कहीं नहीं आता और यहाँ आर है, तो हम इस आर को हटाने वाले हैं। तो भाई इस आर को हटाओगे कैसे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है आर जो होता है वो 2f के इक्वल होता है। तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ लगा दे रहे हैं, चूंकि जो आर है वो 2f के इक्वल है, तो हम आर के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2f रखेंगे। तो चलो रखते हैं, यहां आ गए यू बी माइनस यू एफ। आर के प्लेस पे क्या रखेंगे, देखना आर के प्लेस पे 2f, तो इसे 2vf लिख सकते हैं, चाहे एफ वी कहो चाहे वी एफ कहो, एक ही मतलब है, इक्वल टू माइनस वी एफ। अब देखना यहां वी एफ है यहां भी वी एफ है, तो ये वाले पक्ष उधर जा सकते हैं, तो ये माइनस वाला चीज जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, यू बी माइनस यू एफ इक्वल टू, उधर है माइनस वी एफ, और ये माइनस वाला जब उधर गया तो प्लस हो गए 2vf। अब दो में से एक को माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक vf ही बचेगा, और इधर बचेगा ub माइनस uf। लास्ट में हमको याद रखना है ये बात कि दोनों पक्षों में uvf से भाग देना, ये बात याद रखना, क्योंकि उस वाले फॉर्म में लाने के लिए हमको दोनों पक्षों में uvf से, तो दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, अब जैसे ही आप दोनों तरफ uvf से भाग दोगे तो क्या मिल जाएगा वो देखो। अब आपको मिलने वाला क्या है वो देखो, अब यहाँ uv है, अब बटे क्या हो जाएगा uvf, फिर माइनस uf है बटे uvf हो जाएगा, बराबर vf है बटे uvf हो जाएगा। देखना जो चीजें भाई दिख रहे हो उनको काट दो, जो चीजें ऊपर है वही चीज नीचे हो तो काट देना। देखना u से u कटेगा, v से v कट जाएगा, u से u, f से f, v से v, f से f। क्या क्या बचा, यहाँ 1/f है यानी 1/f, यहाँ 1/v, यहाँ 1/u बचा है और कुछ भी नहीं है ना। तो ध्यान से देखना, केवल लास्ट पॉइंट बचा है तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ खत्म हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट पेज पे हमको नहीं जाना पड़ेगा। तो भैया यहाँ क्या बचा, 1/f बचा है। क्या बचा है प्यारे बच्चों, 1/f बचा है। ठीक, यहाँ कौन बचा है, -1/v बचा है, यही बचा है। उधर क्या बचा भाई, सिंगल अकेले 1/u बचा है। अब ये माइनस वाला पक्ष उठा के इधर कर दो तो आपको मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो अगर आपको याद आ रहा होगा कि सर यही तो हमने दर्पण वाला सूत्र लिखा था, यही आपने तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले लिखे थे कि यही दर्पण सूत्र होता है, यही क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, और यही आपने ले आ दिया है। तो प्यारे बच्चों जी हाँ, यही दर्पण सूत्र है, चाहे ये उत्तल के लिए लगा लो चाहे ये अवतल के लिए लगा लो, किसी भी गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र यही होता है। अब आपको यहाँ एक पॉइंट बताना है कि यफ क्या है। तो प्यारे बच्चों यफ फोकस दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपके एग्जाम में कहेगा दर्पण सूत्र लिखिए, क्या कहिए, दर्पण सूत्र लिखिए, और साथ में प्रयुक्त पदों का, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। प्रयुक्त प्रतीक मतलब कि यू क्या है, वी क्या है और यफ क्या है। प्यारे बच्चों ये चीज यहां लिखना जरूरी होता है, याद रखिएगा। अगर आप कह रहे होंगे कि आपके मन में चल रहा होगा कि क्या दर्पण सूत्र का निगमन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड के एग्जाम में दर्पण सूत्र का निगमन पहले पूछा जाता था, अब ये हटा दिया गया, निगमन आपको नहीं बता करना रहता। अब आप सोच रहे होंगे निगमन मैंने बताया क्यों प्यारे बच्चों, कि कुछ लोगों के बोर्ड में निगमन पूछा जाता है, और अगर निगमन पूछा जाता है प्यारे बच्चों तो ध्यान देना, और सभी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए मैं नहीं कर रहा, और सभी बोर्डों के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका 7 नंबर का
हाईएस्ट नंबर वाला ये क्वेश्चन होगा। और जब पहले यूपी बोर्ड में पूछा जाता था तो ये 7 नंबर खुद देता था प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप जान गए कि दर्पण का सूत्र किस प्रकार हम लोग निगमन करने वाले। केवल ये ध्यान देना है कि आपको दर्पण सूत्र ये है, यू वस्तु की दूरी है, वी प्रतिबिंब दूरी है, या फोकस दूरी है। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों? इस प्रकार हम दर्पण के सूत्र का क्या करने वाले, निगमन करने वाले हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि आज की क्लास में अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र का निगमन किया है वो आपको अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने कहीं पर कोई भी चीजें नहीं समझा पाया होगा या आप नहीं समझ पाए होंगे तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास यार शेयर जरूर कर दिया करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।